बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक बार फिर से अपने चैनल पर वेलकम कहता हूँ। मैं हूँ एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा A to Z टैक्स कंसल्टेंट का चैनल। जी नाज़रीन, आज आपके सामने हाज़िर हूँ कुछ सवालों का जवाब लेकर, क्योंकि मेरे नाज़रीन में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे। उनकी मैंने एक लिस्ट तैयार की है और उनके इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर अंदाज में समझा सकूँ और आपके क्वेश्चंस के आंसर जो है वो कर सकूँ। चलिए नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। जी नाज़रीन, बात करते हैं क्वेश्चंस के आंसर की। नाज़रीन, सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है मेरे एक साहब जो नाज़रीन में से पूछते हैं भाई कि सर मुझे बता दें कि मेरा 2 मरले का प्लाट है तो उसके ऊपर मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा FBR को अगर मैं अपना प्लाट सेल करता हूँ। तो ये मेरा जो आंसर है ये आप तमाम नाज़रीन के लिए है, सुनने वाले तमाम लोगों के लिए है और उस भाई के लिए भी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि भाई साहब जो प्रॉपर्टी का टैक्स होता है वो आपके प्रॉपर्टी के साइज़ के हिसाब से, प्रॉपर्टी के एरिया के हिसाब से कभी भी पे नहीं करना पड़ता। प्रॉपर्टी का टैक्स जो होता है वो आपको पे करना पड़ता है प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के मुताबिक, प्रॉपर्टी की वैल्यू के मुताबिक, प्रॉपर्टी की प्राइस के मुताबिक और प्रॉपर्टी के रेट के मुताबिक। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी लाहौर के किसी एरिया में रहते हैं और वहाँ पे जो प्रॉपर्टी का जो FBR का DC रेट जो है, ठीक है, जो गवर्नमेंट का DC रेट है या जो FBR की वैल्यूएशन रेट है वो 7 लाख रुपये पर मरला है, तो आपका प्लाट अगर 2 मरले का है तो आपके प्लाट की वैल्यूएशन 14 लाख होगी। तो फिर आपको 14 लाख अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, ठीक है। उसमें फिर आगे मज़ीद 2 चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप फाइलर हैं तो आपको जो है कम टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट आप अपने माइंड में रखें, इसको आप ज़हन नशीन कीजिए कि प्रॉपर्टी का टैक्स हमेशा आपके रेट के मुताबिक, प्रॉपर्टी के रेट के मुताबिक, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के मुताबिक पे करना पड़ता है। प्रॉपर्टी के साइज़ या प्रॉपर्टी के एरिया के हिसाब से या प्रॉपर्टी के जो है ना वो लोकेशन के हिसाब से आपको कभी भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता। जी नाज़रीन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार साहब पूछते हैं कि सर मुझे बता दें कि मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे बता रहे हैं कि अगर मेरे पास 2.5 करोड़ या 2.5 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू की प्रॉपर्टी है तो मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या रूल है, या उनके लिए कोई टैक्स की एग्जम्पशन है या नहीं है। तो उन साहब के लिए और आप तमाम जितने अभी आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरा चैनल देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं या मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, आप तमाम के लिए ये आंसर है कि आप चाहे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या आप रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, अगर आपके पास 2.5 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू की प्रॉपर्टी है, यानी कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू की आपके पास प्रॉपर्टी है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, या मतलब आपके पास कोई 5 करोड़ की आपके पास प्रॉपर्टी है, तो उसमें से आपके जो 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो आपकी लेस हो जाएगी। बाकी जो अमाउंट जो आपकी प्रॉपर्टी बचेगी, 2.5 करोड़ से ऊपर की जो आपकी प्रॉपर्टी बचेगी उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हैं चाहे आप रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, ठीक है, चाहे आप जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या आप पाकिस्तानी हैं, तो आपको उसके ऊपर जो है वो 7E यानी कि डीम्ड इनकम का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि आपकी 2.5 करोड़ से ऊपर आपकी जितनी अमाउंट होगी उसके ऊपर जो FBR एक वैल्यूएशन करेगा 5% आपकी इनकम और फिर उसके ऊपर आपको जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कोई छूट नहीं है। इसमें रिसेंटली मेरे पास एक केस आया है जो कि लेक सिटी लाहौर में सोसाइटी है, उसके अंदर एक जो है ना मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी सेल करनी थी तो उनको पहले लेक सिटी वाले ने बोला कि सर आपके पास प्रॉपर्टीज़ जो है वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू की हैं, तो आप पहले जो है FBR से अपना 7E की स्टेटमेंट लेके आएँ, क्लियरेंस लेके आएँ, उसके बाद फिर हम आपकी प्रॉपर्टी जो है उसको सेल या परचेज़ करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको जो है मज़ीद आगे जो है वो बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि सर क्या हमें 7E की जो है ना वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट FBR से लेना पड़ेगा। तो जी बिल्कुल, आप जब भी आपके पास अगर प्रॉपर्टी आपकी 2.5 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू की है तो आप FBR के अंदर जाके अपने रिटर्न के साथ आप 7E की स्टेटमेंट फाइल करेंगे और फिर जब भाई आप अपनी उसके अंदर टैक्स बनता हो तो टैक्स पे करेंगे और उसके अलावा जब भी आपको सेल परचेज करेंगे तो आपको 7E की जो है स्टेटमेंट है वो आपको शो करनी पड़ेगी, उसे हम क्लियरेंस सर्टिफिकेट ही बोलेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि सर अगर एक बंदे ने एंटीएन ले लिया है तो क्या वो बंदा फाइलर हो सकता है जिसने एंटीएन ले लिया है, मतलब वो अगर एंटीएन ले लिया तो क्या मैं फाइलर हूँ। तो ये मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी और अभी आज फिर मैं आप तमाम लोगों को बता रहा हूँ, आपको मज़ीद जो कंसेप्चुअल जो चीज़ें बताऊँगा
कि देखें एनटीएन का मतलब होता है कि आप एफबीआई के अंदर जाके अपने रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं जिनके अगेंस्ट एफबीआई आपकी मालूमात को देखता है और फिर आपको एक जो है वो नंबर इशू करता है जिसे हम नेशनल टैक्स नंबर बोलते हैं, एनटीएन नंबर उसे बोलते हैं। और इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, एनटीएन नंबर लेने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी एफबीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन कराई, आपने सिर्फ अपना एफबीआई में अकाउंट ओपन किया, जस्ट इतना है। अब एनटीएन लेने का मतलब तो ये हरगिज़ नहीं है कि भाई आप जो है वो फाइलर हो गए हैं। फाइलर होने के लिए आपके लिए लाजम है कि आप अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है, और वो आप ड्यू डेट के अंदर अंदर फाइल करेंगे। अगर आप अपनी टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो आप उसका जो है वो एटीएल का चलान पे करेंगे। एटीएल क्या है जी? एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के लिए शामिल होने के लिए फ़ाइन है 1000 रुपये, ठीक है, लेट फाइलिंग का, वो आप पे करेंगे। उसके बाद जाके आपका नाम जो है वो एटीएल की लिस्ट में आएगा। नेक्स्ट मेरे पास एक क्वेश्चन था कि सर मैंने जो है ना वो 2003 में या 2004 में मैंने अपना एनटीएन लिया था, मैंने तब रिटर्न फाइल की थी, मैं फाइलर हो गया था, तो अभी मैं दोबारा नॉन फाइलर हो गया हूँ, तो ये क्या सीन है? मुझे इसको समझ नहीं आ रही। तो इन भाई साहब के लिए और तमाम जो नाज़रीन के लिए ये मेरा आंसर है कि देखें एनटीएन ले लेना, उसके बाद आपने 1 साल के अगर रिटर्न फाइल कर दिया तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी के लिए फाइलर हो गया। नहीं, आपने अगर 1 साल में रिटर्न फाइल की है और उसमें आप फाइलर हो गए हैं तो अगले साल जब नया साल स्टार्ट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 22 की रिटर्न फाइल की थी, अब 2023 आ गया, तो अगर आप 2023 के रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं करेंगे तो आपका नाम 31 मार्च 2023 को या 2024 को आपका नाम एटीएल की लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, एफबीआई की एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आपने अगले साल की रिटर्न फाइल नहीं की होगी। तो फिर आपका नाम तब ऐड होगा दोबारा एटीएल की लिस्ट में जब आप नेक्स्ट ईयर की अपने रिटर्न फाइल करेंगे, और फिर उस जो आपने रिटर्न फाइल नहीं की थी उसका आप 1000 रुपये का लेट फाइलिंग का चलान पे करेंगे, तो फिर जाकर दोबारा आपका नाम जब वो एटीएल की लिस्ट में ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास एक क्वेश्चन है कि सर मुझे एनटीएन का और फाइलर का बता रहे हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया है कि एनटीएन का मतलब होता है कि आपने एफबीआई से अपनी रजिस्ट्रेशन ले ली है, और फाइलर का मतलब यह है कि आप अपने रिटर्न फाइल करते हैं ड्यू डेट के अंदर, और फिर उसके बाद आपको एफबीआई अपनी टैक्स पेयर की लिस्ट के अंदर शामिल कर रहा है, जिसे फाइलर हम बोलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है कि सर अगर मैं रिटर्न फाइल ना करूं तो क्या मैं फाइलर हो जाऊंगा? तो उनके लिए भी मैंने यही सेम वही क्वेश्चन है कि आंसर इसका भी वही है कि अगर आप अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते तो आप कभी भी फाइलर नहीं बन सकते। नेक्स्ट कि सर मुझे प्रॉपर्टी के टैक्स के रेट बता दें कि अगर मैं प्रॉपर्टी सेल करता हूं तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, अगर मैं नॉन फाइलर हूं, और अगर मैं फाइलर हूं तो कितना देना पड़ेगा, और अगर मैं प्रॉपर्टी परचेज करता हूं तो मुझे फाइलर और नॉन फाइलर दोनों का टैक्स के रेट बता दें। तो नाज़रीन इसके लिए मैंने एक लहरा से वीडियो अपलोड की हुई है प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से, आप वो भी देख सकते हैं। वैसे मैं अभी आपको इसका आंसर भी कर देता हूँ कि अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और आप फाइलर हैं तो आपको प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू का 3% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आप नॉन फाइलर हैं, तो आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू का 10.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और आप फाइलर हैं तो आपको 3% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 6% टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि सर क्या मैं एक क्वेश्चन है कि भाई साहब जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और वो क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ तो क्या मेरे लिए लाजमी है कि मैं अपनी रिटर्न फाइल करूँ उसके बाद मैं फाइलर होऊंगा? क्योंकि मैं तो यहाँ पे अपने जिस मुल्क में रहता हूँ कनाडा में, तो मैं यहाँ पे अपनी रिटर्न फाइल करता हूँ हर साल प्रॉपरली और यहाँ पे टैक्स भी देता हूँ। तो क्या पाकिस्तान में भी मुझे दोबारा टैक्स देना पड़ेगा? क्या पाकिस्तान में भी मुझे दोबारा अपनी जो रिटर्न फाइल करना पड़ेगी? तो उन सब के लिए भी आंसर है और तमाम आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आंसर है कि देखें आप जिस भी मुल्क में रहते हैं वहाँ पे आप जितना भी टैक्स देते हैं, जैसे भी आप रिटर्न फाइल करें, वो उसका तल्लुक सिर्फ उस मुल्क के साथ है। अगर आप पाकिस्तान में अपनी कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या पाकिस्तान में आप फाइलर बनना चाह रहे हैं तो आपको पाकिस्तान के अंदर अपना एनटीएन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एनटीएन नंबर लेना पड़ेगा, फिर आपको पाकिस्तान में अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करना पड़ेगी, उसके बाद जाके तो आप फाइलर होंगे। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है कि सर मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और मैं यहाँ पे जिस मुल्क में रह रहा हूँ यहाँ पे मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, तो क्या मेरी जो इनकम है यहाँ पे जो मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ तो मुझे क्या पाकिस्तान में भी उसका टैक्स पे करना पड़ेगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। आपके लिए आंसर है, बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है जी। इसमें अगर आप किसी और मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ पर आप सैलरी ले रहे हैं और आप वहाँ पर टैक्स वगैरह दे रहे हैं,
और फिर उसके बाद आप वहाँ से अपनी पेमेंट जो है रेमिटेंस भेजते हैं पाकिस्तान के अंदर थ्रू प्रॉपर चैनल, तो उसके ज़रिए फिर आप अगर पाकिस्तान में कोई प्लाट लेते हैं या पाकिस्तान में आप अपने रिटर्न फाइल करते हैं, तो जो आपकी इनकम होगी, ठीक है, जो आपकी रेमिटेंस होगी, उसके ऊपर आपको पाकिस्तान में कोई टैक्स मज़ीद पे नहीं करना। वो आपकी बिल्कुल टोटल जो है ना वो एग्जैम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, उसके ऊपर आपको मज़ीद कोई टैक्स पे नहीं करना। हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी लेंगे तो फिर आपको प्रॉपर्टी का टैक्स पे करना पड़ेगा, वो जो भी रेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन कि सर मेरी सिर्फ 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो क्या मुझे भी 7E का टैक्स पे करना पड़ेगा? नहीं जी, अगर आपके पास सिर्फ 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है या 2.5 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी है, तो आपको टैक्स पे नहीं करना 7E का। ये 7E का टैक्स सिर्फ उन लोगों ने पे करना है जिनके पास 2.5 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा मेरे पास एक और क्वेश्चन है, भाई साहब पूछते हैं कि सर मुझे बता दें कि 2.5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी वाली जो स्टेटमेंट है, जो सेक्शन है, उसमें किन किन लोगों को छूट दी गई है। तो नाज़रीन इसमें मैं बता दूं आपको कि इसमें 5 से 6 लोग हैं जिनको इसमें छूट दी गई है। सबसे पहले वो लोग हैं जिनके पास सिर्फ सिंगल प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू चाहे जितनी भी है, तो उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो उनके अपने इस्तेमाल में है, ठीक है, या उनके वो वहाँ पे रेजिडेंट है या उनका अपना वहाँ पे वो बिज़नेस है, तो उनको उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना। दूसरे वो लोग हैं जिनके पास फार्म है, एग्रीकल्चर जो है, लैंड है, तो उनको भी कोई टैक्स 7E का टैक्स पे नहीं करना, चाहे उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो भी है। नेक्स्ट वो लोग हैं जो कि शुहदा के जो है ना वो हैं, शुहदा हैं जो उनके जो वारसान हैं, उनको कोई उनके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उनको भी कोई मज़ीद इसके ऊपर जो है 7E का टैक्स पे नहीं करना। अगर कोई बेवा है तो उनको भी इसका टैक्स पे नहीं करना। अगर कोई यतीम है तो उनको भी इसका जो है वो टैक्स पे नहीं करना। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है जी, जो एक क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि सर मेरा सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, तो क्या मैं फाइलर हो सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप फाइलर हो सकते हैं। आप NTN लें और अपना सोर्स ऑफ इनकम आप अगर नहीं भी है तो आप फिर भी आप जो है ना अपना उसमें अगर आपको कोई एसेट है तो आपने डिक्लेयर कर दें, अगर नहीं है तो आप नील की रिटर्न फाइल करके आप अपना जो है ATL का स्टेटस जो है वो एक्टिव करा सकते हैं। आप नील की रिटर्न फाइल करके अपना जो है वो फाइलर का स्टेटस ले सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है कि जी सर मैं जो है ना वो एक जॉब करता हूँ और मेरे पास जो है ना वो कुछ एसेट्स भी हैं, लेकिन मैं जो है ना अगर उन्हें अपने एसेट्स को शो नहीं करता तो क्या मुझे FBI की तरफ से पेनल्टी पड़ सकती है या बचत हो जाएगी? तो उस भाई साहब के लिए मेरा जवाब है कि देखें, अगर आप जॉब करते हैं या जो भी हैं, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं, अगर आपने NTN अपना ले लिया है और आपके पास अगर कुछ प्रीवियस एसेट्स हैं या आपने कोई एसेट्स बाय किए हैं, प्रॉपर्टी लिया है या कोई और एसेट लिया है, तो आपके लिए लाजम है कि आप अपने तमाम एसेट्स डिक्लेयर करें, क्योंकि जब FBI आपके एसेट्स की वैल्यूएशन करेगा, आपके एसेट्स आपको कोई नोटिस भेजेगा, तो फिर आपको ज़्यादा फ़ाइन पे करना पड़ जाएगा, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ जाएगी। इसलिए उस पेनल्टी से फ़ाइन से बचने के लिए जो है वो आप अपने एसेट्स को प्रॉपर्ली जो है ना वो मैनेज करके तो टाइम से ही जो है ना उसको जो शो ऑफ करें अपने रिटर्न के अंदर, तो आप फ़ाइन से और पेनल्टी से और FBI के चक्करों से आप बच सकते हैं। जी नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक था वो यही था। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर देना लाजमी थे। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट करके या हमारा नंबर इसमें नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर रहा हूँ, तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फ़ोन करके तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि जी हमारी फर्म का जो नंबर है वो है जी 0305 40 74923 A to Z टैक्स कंसल्टेंट एडवोकेट आसिफ नदीम। अस्सलाम वालेकुम।